प्यार के दो पल मेरे नाम कर दो। रविकांत जी क्यों रो रहे थे? उनके दुख का क्या कारण रहा होगा? क्यों अपने बच्चों को किया उनके अधिकार से वंचित? रविकांत जी ने मुखाग्नि देने तक का अधिकार क्यों नहीं दिया अपने ही बेटों को? आखिर पश्चाताप की भयावह अग्नि किस किस को जला रही है? तो चलिए जानने के लिए सुनते हैं पूरी कहानी। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष एक दिल को कुछ सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको अवश्य पसंद आएगी। आज की कहानी का शीर्षक है प्यार के दो पल मेरे नाम कर दो। कहानी प्रारंभ करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है मित्रों, कृपया कहानी के अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि प्रत्येक कहानी के अंत में मैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। तो चलिए प्रारंभ करती हूँ कहानी। रविकांत जी आज फूट फूट कर रोए जा रहे हैं, क्योंकि आज उनकी दुनिया ही जो उजड़ गई थी। उनके आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा है। सामने एक मृत शरीर रखा है जो उनकी प्यारी पत्नी नीलिमा जी का है। सभी लोग उनके दोनों बेटों और बहुओं के आने का इंतजार कर रहे हैं। रविकांत जी अपनी पत्नी नीलिमा के पास जाकर बैठ गए और पुरानी यादों में खो गए। उन्हें आज भी याद है कि नीलिमा जी किस तरह से लाल जोड़े में सजी धजी मंडप में बैठी थी। घर आते ही उन्होंने किस तरह सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाई और माँ बाबूजी सहित सबकी खुशियों का ख्याल रखा। मैं एक प्राइवेट स्कूल में क्लर्क था। मेरी तनख्वाह ठीक ठाक ही थी और बाबूजी खेत का काम देखते थे। फिर भी नीलिमा जी ने अचार और पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया। मेरे मना करने पर भी वे कहती कि कुछ रुपए अगर ज़्यादा कमा लेंगे तो हमारे बच्चों के ही तो काम आएंगे। और कहीं न कहीं उसकी बात सही भी निकली। जब हमारे घर दो पुत्रों का जन्म हुआ, जिनका नाम आशीष और अवनीश रखा गया, सभी घर में बहुत ही खुश थे। गांव में मंगल गीत गाए जा रहे थे। जुग जुग जिया तू ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। मित्रों, समय पंख लगाकर कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता है। बच्चे देखते ही देखते बड़े हो गए और 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास की। तो नीलिमा जी ने कहा, सुनो जी, क्यों ना हम लोग बच्चों को शहर में पढ़ने के लिए भेज दें। मेरा मन तो नहीं था, पर मैंने सोचा कि बात तो यह सही कह रही है। बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे तो अच्छी नौकरी लग जाएगी, उनका भविष्य भी संवर जाएगा। मुझे आज भी याद है जब हम दोनों बेटों को पहली बार शहर छोड़ने गए थे, तब नीलिमा जी कितना दुखी हुई थी। बच्चे भी नीलिमा जी के गले लग कर रो रहे थे और जैसे ही उनकी छुट्टियां खत्म होती थी वे तुरंत ही गांव आ जाते थे। फिर तो उनका मन ही नहीं करता जाने का। मामा करते सारा दिन नीलिमा जी के आगे पीछे घूमते रहते थे। आखिर मेहनत सफल हुई। दोनों बेटों की
अलग अलग शहर में अच्छी नौकरी लग गई। दोनों नौकरी के कारण व्यस्त हो गए, पर फिर भी अधिकतर सप्ताह के अंत में गांव आ ही जाते। कितने सुहावने थे वे दिन। हम सब बहुत खुश थे। फिर हमने सोचा कि दोनों बच्चे अब अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, तो क्यों ना उनकी शादी कर दी जाए। इसलिए अच्छी लड़कियां देखकर आशीष और अवनीश की शादी कर दी। दोनों बहुएं भी शहर की और पढ़ी लिखी लड़कियां थीं। अब आशीष और अवनीश का धीरे धीरे गांव आना बहुत ही कम हो गया था। वे अब महीने में केवल एक बार ही आते। जब रविकांत जी नीलिमा जी से कहते कि दोनों ने तो गांव आना ही कम कर दिया, तो नीलिमा जी उन्हें समझाते हुए कहती कि अरे, अब उनकी पत्नियां आ गई हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी तो बढ़ गई है। तुम नहीं समझोगे। उनको अपनी पत्नियों के हिसाब से भी तो देखना पड़ता होगा ना। बेटों ने अपने माता पिता के लिए मोबाइल लाकर दे दिया, तो फ़ोन पर ही हाल चाल जान लेते हैं। कुछ समय के बाद उनके पोते पोती भी हो गए। उनके होने के बाद बेटे और बहू कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गए। अब तो वे साल भर में एक बार ही घर आते, और वह भी सिर्फ 2-3 दिन के लिए। फ़ोन पर बात करना भी बहुत ही कम हो गया। एक बार जब रविकांत जी आशीष और अवनीश से इस बारे में बात की, तो उन्होंने कहा, पिताजी, शहर का जीवन और नौकरी दोनों ही इतना आसान नहीं है। आपको भला ये सब कैसे ही पता होगा। आप तो वहाँ गांव में आराम से जीवन बिता रहे हैं। रविकांत जी को बेटों की बात बहुत बुरी लगी, पर उन्होंने नीलिमा जी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि यह जानकर उन्हें अत्यंत कष्ट होता। अब तो उनके बिना घर सूना सूना लगने लगा था। अब बस रविकांत जी, नीलिमा जी और घर में काम करने वाला नौकर मनीष ही एक दूसरे का सहारा थे। मनीष कहने को तो घर का नौकर था, पर बेटे जैसा ही था। वह दोनों की बहुत सेवा किया करता था, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता था। नीलिमा जी सब समझती तो थी, पर कहती कुछ नहीं थी। बस चुपचाप अकेले में बेटे बहू और पोते पोती से मिलने के लिए तरसती रहती। पहले तो आशीष और अवनीश उन्हें शहर आने के लिए भी कहते थे, पर अब जब वे लोग वहां जाने के लिए कहते, तो दोनों बेटे बहाना बना देते। वे कहते, पिताजी, वहां पर घर और ज़मीन है। अगर आप लोग यहाँ आ जाएंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा। इन्हीं सब बातों के चलते नीलिमा जी भी अब बहुत उदास रहने लगी। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अब वे बिस्तर से उठने और चलने फिरने में असमर्थ हो गई। जब रविकांत जी ने आशीष को फ़ोन लगाकर नीलिमा की तबीयत के बारे में बताया, तो आशीष ने कहा कि उसे अगले महीने विदेश जाना है। अभी तो मेरा आना मुश्किल है पिताजी। और अवनीश से बात की तो उसने कहा कि मकान का काम चल रहा है, उसी में लगा हुआ हूँ, अभी नहीं आ पाऊँगा मैं। आपको पैसे भेज देता हूँ, एक काम वाली लगा लीजिए जो माँ की सेवा कर सके। नीलिमा जी पूरा समय सबको याद करती, पर वे लोग नहीं आए। हर बार कोई न कोई बहाना बना ही देते। एक दिन नीलिमा जी ने कहा, सुनो जी, कहीं हमने बच्चों को शहर भेजकर गलती तो नहीं कर दी।
क्या हमारे संस्कार में कोई कमी रह गई थी? अब नीलिमा जी से वे क्या कहते कि हमारे बच्चे बदल गए हैं, वे अब गांव नहीं आना चाहते। वे उनसे सदैव झूठ बोलते रहते कि अरे आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और इसी तरह राह देखते देखते एक दिन नीलिमा जी कभी ना दिखाई देने के लिए दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। रविकांत जी अपने अतीत से बाहर आए और बोले, चलो नीलिमा को दाह संस्कार के लिए लेकर चलो। सभी लोग बड़ी हैरानी से रविकांत जी को देखने लगते हैं कि तभी रविकांत जी के घर में काम करने वाला नौकर मनीष कहता है कि साहब थोड़ा रुक जाते हैं, दोनों भैया को तो आ जाने दो, मैंने उन्हें फ़ोन करके सूचना दे दी है, वे दोनों आते ही होंगे। रविकांत जी कहते हैं कि क्या करेंगे अब वे यहाँ आकर, जब उनकी माँ उन्हें याद कर रही थी तब तो वे आए नहीं। फिर आशीष और अवनीश थोड़े समय बाद ही आ जाते हैं और उनके आने के बाद नीलिमा जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2 दिन के बाद आशीष और अवनीश अपने पिताजी से शहर जाने की बात कहते हैं और कहते हैं, पिताजी हम माँ की 13वीं के एक दिन पहले वापस आ जाएंगे। रविकांत जी और मनीष उन दोनों को हैरानी से देखते हैं और रविकांत जी कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम लोग उचित समझो। आशीष और अवनीश दोनों ही वापस चले जाते हैं और 13वीं के एक दिन पहले उपस्थित होकर 13वीं का कार्यक्रम करके फिर से चले जाते हैं। पर वे एक बार भी रविकांत जी से यह नहीं कहते कि पिताजी आप यहाँ क्या करोगे अकेले, हमारे साथ चलो। रविकांत जी निराश होते जा रहे थे। अकेलापन उनकी जिंदगी में आ गया था। कहने के लिए बस मनीष ही था उनका एकमात्र सहारा। रविकांत जी नीलिमा जी की तस्वीर देखकर कहते हैं कि नीलू, कहाँ कमी रह गई इनके पालन पोषण में, कितने प्यार से पाला था बच्चों को, पर बच्चे शहर जाकर पैसे कमाने में इतने व्यस्त हो गए कि अपने माँ पिताजी को ही भूल गए। धीरे धीरे रविकांत जी की हालत कमज़ोर होने लगी। वे अंदर ही अंदर घुट रहे थे। मनीष ने कई बार कहा कि साहब आप कहें तो आशीष और अवनीश भैया को बुला लेते हैं, पर रविकांत जी उन्हें अब बुलाना नहीं चाहते थे। रविकांत जी समझ गए थे कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए उन्होंने वकील से अपनी वसीयत भी बनवा दी और एक पत्र भी अपने बेटों के नाम लिखने को कहा। और वे वकील से बोले कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं और मेरे बेटे यहाँ आएं, तब ये पत्र पढ़कर उन्हें सुना देना। एक दिन रविकांत जी भी इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मनीष ने फ़ोन करके आशीष और अवनीश को सूचना दे दी। दोनों गांव आए, पर जैसे ही रविकांत जी के पास आने लगे तभी वकील ने उन्हें रोक दिया और कहने लगे कि पहले तुम्हारे पिताजी ने जो पत्र तुम लोगों के नाम लिखा है उसे सुन लो। अब वकील ने पत्र पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, बेटा आशीष और अवनीश, जब तुम दोनों का जन्म हुआ तो हम दोनों ही बहुत खुश थे। तुम्हें काबिल बनाने के लिए हम दोनों ने बहुत कठिन परिश्रम की, पर अब हमारे लिए तुम लोगों के पास
बिल्कुल भी समय नहीं था। तुम्हारी माँ तुम लोगों का इंतज़ार करते करते चली गई और उनके जाने के बाद भी तुम लोगों ने मुझे एक बार भी अपने साथ चलने के लिए भी नहीं कहा। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि अकेले तुम्हारे पिताजी कैसे रहेंगे। तुम शहर के रंग में इस कदर रंग गए कि माँ बाप तक को भूल गए। अरे, हमने यही तो चाहा था कि प्यार के 2 पल मेरे भी नाम कर दो। आज मैं तुमसे अपनी औलाद होने का हक छीनता हूँ और अपनी चिता को मुखाग्नि देने का हक मैं मनीष को देता हूँ, जिसने हमारी बहुत सेवा की है, बहुत प्यार दिया। यही मेरी अंतिम इच्छा है। रविकांत जी को विदाई देने के बाद अगले दिन वकील फिर घर पर आए और उन्होंने वसीयत पढ़कर सुनाया। रविकांत जी ने ये घर एक वृद्धाश्रम के नाम कर दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि ये घर बेसहारों का सहारा बने, और अपने खेत मनीष के नाम पर कर दिया। जैसे ही आशीष और अवनीश की पत्नियां वसीयत सुनती हैं तो मनीष से कहती हैं कि अरे, पिताजी को अपनी तरफ करके हमारे पतियों का हक छीन लिया तूने, है ना। यह सुनकर मनीष कहता है कि ले लो, आप ये ज़मीन लेना चाहती हैं तो ले लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे, साहब ने मुझे अपने बेटे जैसा प्यार दिया और मुखाग्नि देकर मैंने एक बेटे का फ़र्ज निभाया, वही मेरे लिए बहुत है। मैं लालची और कठोर नहीं हूँ। लाइए जायदाद के पेपर, मैं अभी हस्ताक्षर कर देता हूँ। यह सुनकर आशीष और अवनीश का मन आत्मग्लानि से भर गया, पर अब वे चाह कर भी सब कुछ ठीक नहीं कर सकते थे। यही सोचकर वे मनीष से वसीयत भी वापस नहीं लेते हैं। मन पश्चाताप और असहनीय पीड़ा से यह सोचकर भर जाता है कि काश वक्त रहते हुए हमने अपने माता पिता को समझा होता, कुछ वक्त उन्हें दे दिया होता। इसलिए वे अब हर साल अपने माता पिता की बरसी पर दाने पुण्य करके अपने मन को हल्का और संतुष्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। मित्रों, जब माता पिता आपके पास हैं, उनकी कद्र कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। बाद में पश्चाताप करने से कोई फ़ायदा नहीं। गरीबों को भोजन करके दुआ कमाने से ज़्यादा असर जीते जी भूखे माता पिता को उनकी पसंद का भोजन करवाने से ज़्यादा पुण्य और दुआ प्राप्त होती है, जो कभी भी खाली नहीं जाती। मित्रों, उनके मृत्यु के पश्चात आप शुद्ध घी का हलवा भी बाँटें तो बाँटने से कोई लाभ नहीं होता, बस अपने आप को धोखा देकर संतुष्ट अवश्य किया जा सकता है। मानती हूँ कि कुछ आवश्यकताओं के कारण बच्चों को गांव छोड़कर शहर में बसना पड़ता है, पर इसका मतलब तो यह बिल्कुल नहीं है कि जिसने आपको इस मुकाम तक पहुँचाने में आपकी मदद की है, उन्हें ही बिसार दिया जाए और यह कहकर नकार दिया जाए कि यह तो उनका फ़र्ज था। सोचिए मित्रों, एक दिन वही लौटकर जब आपके पास वापस आ जाएगा तो कभी सोचा है आपने? प्रायः यही चलन आज घरों में देखा जाता है। दोस्तों, आपका दिल क्या कहता है, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ती हूँ। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, कठिन प्रयासों के द्वारा ये कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य किया करें, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यदि आप सब यह चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में अपना और अपनी जगह यानी जहां पर आप रहते हैं उस जगह का नाम अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद मित्रों।